हेलो एंड वेलकम टू वीएम क्लासेस प्रेजेंटेड बाय दामिनी। बेटा हम यहाँ पे एक नई सीरीज क्लास +1 की बिजनेस स्टडी शुरू करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम हर एक चैप्टर को कवर अप करेंगे। आई होप कि आपको वीडियोस काम आएंगे एग्जाम्स में। तो आज का जो सबसे पहला चैप्टर हम यहाँ पे शुरू करें दैट इज अ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये चैप्टर ना बेटा हमें ये बताएगा कि अगर बिजनेस शुरू करना है किसी भी इंसान ने, भाई पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से इकट्ठा करोगे। आपका भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, कोई भी अमाउंटिंग हो सकती है। तो ये सारी अमाउंट आएगी कहाँ से, उसी को लेके हम इस पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A very first intro says every business enterprise, whether big or a small, every business needs a finance। ये तो यार जिंदगी में भी चाहिए पैसा। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसे के बिना तो इंसान की मृत्यु भी पूरी कंप्लीट नहीं होती है, गति भी नहीं होती। तो अल्टीमेटली पैसा तो बहुत ज़रूरी है। तो पैसा एक बिजनेस चलाने के लिए हम कहाँ से लाने वाले हैं जिससे हमें प्रॉफिट होने वाले हैं और हम पैसा कमाने अब फर्दर मोर उसको मल्टीप्लायर करने वाले हैं। सो एज अ रिजल्ट फाइनेंस इज कंसिडर एज अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। भाई लाइफ ब्लड के ऊपर ना एमसीक्यू में आ जाता है कई बार। तो कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं जो आपको एमसीक्यू में आएंगी, मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। हम इसकी केस स्टडीज भी कंसीडर करेंगे इन अदर वीडियोस इन अदर लेक्चर्स। ठीक है, अभी फिलहाल हम सिर्फ इंट्रो को कवर अप कर रहे हैं। सो बिजनेस फाइनेंस का मतलब पैसा लाना, और वो पैसा आएगा कहाँ से वो चलिए हम देख लेते हैं। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। भाई रोजमर्रा के काम को चलाने के लिए पैसा चाहिए और वही पैसा हमें इकट्ठा करना है। वो फंड्स हमें इकट्ठे करने हैं, कहाँ से करेंगे फर्दर मोर 1 बाय 1 सीखते हैं। वाई वी नीड दैट बिजनेस, हम बार बार वैसे बोल चुके हैं, 2-3 बार ही बात कर ली है कि क्यों चाहिए पैसा। भाई स्टार्टअप के लिए चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए चाहिए, कुछ एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। सिर्फ बिजनेस खोलना नहीं है, बिजनेस को आगे चलाना भी है, बिजनेस को आगे बढ़ाना भी है। हो सकता है मैं कुछ नया चाह रही हूँ, मैं एक नया बिजनेस खोलना चाह रही हूँ या डाइवर्सिफाइड करना चाह रही हूँ, कोई नया प्रोडक्ट लाना चाह रही हूँ। कोई भी काम करो पैसा तो चाहिए ही, वो पैसा ही तो लाना है। चलिए वी हैव अ वेरी फर्स्ट थिंग इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो भाई फिक्स्ड कुछ चीज़ें आपको चाहिए। हम यहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटअप करते हैं, चलिए इंस्टीट्यूट ही बना लेते हैं अपना। इंस्टीट्यूट अगर हम मेंटअप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ फिक्स कैपिटल चाहिए। हमें चेयर चाहिए, हमें टेबल चाहिए। दैट आर द फिक्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। एक बार खरीद लिया, सालों साल चलता चला जाएगा। दैट आर द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। चाहिए तो उनके लिए भी पैसा भी। सो द बिजनेस नीड वेरियस फिक्स एसेट लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फर्दर मोर एवरी काइंड ऑफ थिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड जनरेशन। मतलब वो एक ड्यूरेशन कौन सी है, लॉन्ग पीरियड की, सालों साल चलता जाएगा, टूटेगा नहीं। आज ले लिया कल टूट गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। That are the fixed capital requirement. Another why we need a capital for the working capital requirement. बेटा अगर हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई भी काम चला रहे हैं, उसके लिए सिर्फ फिक्स तो नहीं, हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। रोजमर्रा के खर्चे भी हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हो, प्लांट और मशीनरी लगा ली, इसका मतलब थोड़ा ना कि प्लांट और मशीनरी लगा के काम खत्म। वर्कर है, रोज का चाय पानी का काम है, रिपेयरमेंट का काम है, कोई भी टूल्स का काम है, रॉ मटेरियल का काम है। ये सब कहाँ से आएगा? रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी पैसे चाहिए और वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहलाते हैं। सो इन एडिशन टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फिक्स एसेट वी नीड अ डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमने जान लिया, बहुत अच्छे से जान लिया कि पैसा क्यों चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए किस तरीके का पैसा चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैसा आएगा कहाँ से उसकी बात करें। सोर्सेज ऑफ द फंड्स वी हैव अ based upon the period, based upon the ownership, based upon the source of generation. इस वीडियो में we'll cover the first 2 topics और the based upon the source of generation। हम hopefully internal source तो अभी कर लेंगे, external अगली वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं बेटा कि अगर हम बात करें on the basis of the period we have a long term source। भैया पैसा चाहिए लंबे वक्त के लिए, एक लंबे काम के लिए। सो इट्स इंक्लूड ऑल दो सोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस और द फर्म पीरियड ऑफ एक्सीडिंग द 5 years। मतलब ये लंबे वक्त का पैसा लगातार आता रहे, ऐसा नहीं कि आज ले लिया रुक गया यार, नहीं, लंबे वक्त तक चलता रहे। 5 साल से ज्यादा का पीरियड जब हम कवर अप करेंगे, दैट आर द कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स। ठीक है, लंबे वक्त के लिए लगातार पैसा आना चाहिए। लॉन्ग पीरियड you have to just learn the 5 year exceeding, that's it. These are the share debentures and all। धीरे धीरे सीख जाएंगे यार शेयर डिबेंचर भी क्या होते हैं, कहाँ से पैसा आता है, कैसे आता है, कौन होते हैं ये सब। वी हैव अ मीडियम टर्म सोर्सेज। मीडियम टर्म की बात करें तो वही बात आ गई ना, मोर देन द 1 year, लेस देन द 5।
1 साल से ज़्यादा, 5 साल से कम, मतलब 5 साल से कम चलेगा, आ रहा है ठीक है, 5 साल ज़्यादा नहीं है, कम आ रहा है चलेगा, वो मीडियम टर्म कहलाएगा। जैसे आपने कमर्शियल बैंक से बोरो कर लिया, 2-3 साल लगातार पैसा आ रहा है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, लीज फाइनेंसिंग, ऑल दीज आर थिंग, आ रहा है पैसा। लीज यार दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा होता है ना, लीज के ऊपर घर मिलते हैं रेंट बेसिस 5 साल के, कम भी हो जाते हैं, लीज डिपेंड करती है आप पे भी, 5 साल तो होती है, ज़्यादा नहीं होती तो 5 साल तो होती है। मीडियम टर्म सोर्स हो गया, मीडियम टर्म सोर्स हो गया, वो भी आपको पैसा आ रहा है ठीक है, 5 साल से कम, 1 साल से ज़्यादा। शॉर्ट टर्म 1 साल से भी कम, मतलब 1 साल से कम लगातार आ रहा है बट 1 साल से कम है, चलो मान लिया। दीज आर द ट्रेड क्रेडिट, आपने किसी से उधारी चल रही थी, अगला हो सकता है आपसे उधार खरीद के लेके गया, लगातार पैसा सर 1 साल में दे दूंगा, तो 1 साल तो लगातार आ रहा है ना, पैसा चल रहा है, या आपने उधारी खरीद ली है ठीक है, आप उसे 1 साल में पे आउट करते हैं। बट हम यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, तो पैसा आने की बात करेंगे, जाने की तो नहीं करते ठीक है। लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो, आपने 1 साल से कम का कोई सिस्टम करवा रखा है तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा। अनदर बेटे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हमने पीरियड तो कर लिया भाई, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, डन। नाउ ऑनरशिप बेसिस, अगर मैं बात करूं ऑनर्स फंड, खुद का पैसा भैया, खुद का पैसा, कहीं से नहीं लेना आपने, खुद का पैसा है, अपने खुद का पैसा बिजनेस में लगाना चाह रहे हो, है तो लगा दो, बाहर से उठाने की क्या जरूरत है, आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी, कोई आप में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, आपका खुद का पैसा था, लगा दिया ठीक है। अब आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, एज अ स्टूडेंट आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, खुद के पास पैसे थे, लगा दिए, किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के डिसीजन, किसी के सजेशन, कुछ नहीं, भाई मेरा पैसा था मैंने लगा दिया, काम खत्म ठीक है, अपने बिजनेस में चल गया। अगर आप बोरो करते हो तो ऑब्वियसली सामने वाले की 2 बातें तो आपको सुननी ही पड़ती हैं, अगले ने भी तो पैसा लगाया है। पर ऑनर्स फंड का क्या मतलब हो गया, ये तो चलो हम जान गए ना कि ऑनर्स फंड का मतलब आपका खुद का पैसा। सो द फंड प्रोवाइडेड बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, दैट इज ऑनर फंड। फॉर एग्जाम्पल, फंड और अ कैपिटल प्रोवाइडेड बाय सोल ट्रेडर ऑफ द पार्टनर, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, खुद का पैसा, खुद के बिजनेस में आप लगा रहे हो, कोई चिंता नहीं यार, उसमें झंझट नहीं होता, दिमाग की सिरदर्दी नहीं होती अपना पैसा लगाने पे ठीक है। आपका बिजनेस भी डिपेंड कर रहा है आप कितने लेवल का खोल रहे हो ना, कितने बड़े लेवल का खोल रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप अपना पैसा लगाओगे कि बोरो करना पड़ेगा। छोटा मोटा बिजनेस है, चल जाता है अपने पैसों से, तो आप अपना पैसा लगा दो, चल गया, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, फिर कमा लेंगे। बिजनेस में पैसा लगाओ तो मल्टीप्लायर के लिए होता है, आप लगा रहे हो तो दुगना तिगना आएगा भी। तो ऑनर्स फंड मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आप अपना पैसा लगा रहे हो। अनदर बोरोड फंड, जब ऑनर फंड समझ गए तो बोरो तो आसान हो गया, बोरो कर लिया किसी से, नहीं पूरा पड़ रहा था अपना पैसा तो किसी से बोरो कर लिया। एग्जाम्पल, लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे फ्रॉम के बेटा स्पेलिंग थोड़े से हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये सारा टॉपिक क्या कह रहा है, मतलब बोरोड फंड आप किसी से बोरो कर रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ, हो सकता है किसी से बोरो करा है 5-6 साल के लिए, 10 साल की आपने लिमिट लगाई है, फिर उसके बाद आप रीपे कर दोगे ठीक है। जैसे डिबेंचर्स होते हैं, उनके रिडम्पशन टाइम पीरियड होता है, आप सीखोगे आगे जाके कि कैसे होता है। तो इस तरीके के डिबेंचर्स हो गए, लोन हो गए, टाइम पीरियड मतलब फिक्स होता है इनका ना कि 15 साल, 5 साल। हम कार भी खरीदते हैं, कार लोन लेते हैं तो उसका भी टाइम होता है ना, 5-6 साल में, 7 साल में खत्म हो जाएगी, एक टाइम पीरियड के साथ। बोरो आर अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कानूनी काम है ये, आपको इंटरेस्ट पे करना है रेगुलर, सिब्बल बोल जाएगा वरना आपके नाम पे, अकाउंट भी सील हो सकता है, सिब्बल बोल जाएंगे, आपको एक इंटरेस्ट पे करना ही करना है। आप आ गए ना एक दायरे के अंदर आ गए, अब आपको उनकी लिमिटेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। बट ये करना तब पड़ता है जब आपको एक ह्यूजर अमाउंट चाहिए जो आपकी जेब में नहीं है, पढ़ते में नहीं पड़ रही, उठाना ही पड़ेगा यार। नाउ वी हैव अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। भाई हमने ये बात कर ली बेटा कि हमने से अब पहली स्लाइड जो पढ़ी थी कि जिसमें हम ये पढ़ने वाले थे कि कौन कौन से पीरियड बेसिस, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, डन। लॉन्ग टर्म हो गया 5 साल से ज़्यादा, मीडियम टर्म 1 साल से ज़्यादा 5 साल से कम, और शॉर्ट टर्म 1 साल से भी कम। ऑनरशिप बेसिस भी हमने जान लिया कि ऑनर्स फंड होगा या तो खुद का पैसा या बोरो कर लो। बोरो आप तब करोगे जब ज़्यादा एक बड़ी अमाउंट आपको चाहिए या आप तैयार हो, आपको पता है कि आपका जो बिजनेस है जो आप चलाने वाले हो उसे रेगुलर एक कैश फ्लो आएगा, रेगुलर आएगा। भैया मैं दे सकती हूँ कल को किसी को इंटरेस्ट, तो मेरे दिमाग पे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं पे कर दूंगी।
तो फिर आप बोरो कर सकते हो, आपको फिर कोई टेंशन नहीं है ना, कि कल रेगुलर पैसा कमाने वाले हैं जी, दे देंगे अगलों को पैसा, आज चाहिए आज ले लेते हैं, पे आउट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, तब आप बोरो करते हो। अनदर वी हैव इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, भाई अंदर से ही पैसा लगाना है फर्म के, कहीं बाहर से लेना नहीं है, हमने अपना पैसा लगाएंगे। पहला इक्विटी शेयर्स, हमने अभी 2 मिनट पहले बात करी है ऑनर्स फंड की ना, वो कुछ ना कुछ इक्विटी के साथ आ गए, इक्विटी भी तो ऑनर ही होते हैं, को ऑनर के ला जाते हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ अ कंपनी। भैया अच्छे क्यों है ये? एक तो अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, चलो इनको देना है, वो तो बनता है उनका, उनको देना पड़ेगा, बट एज सच कोई डिविडेंड नहीं है। अगर कंपनी लॉसेज में जा रही है तो इनको हमें बाइंड नहीं है, हम कि हमें देना ही पड़ेगा। पहला हो गया फायदा अपना इनको रखने का, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा फायदा हो गया अच्छा खासा पैसा एक लंबे वक्त तक आता है हमारे पास। इक्विटी आर द दोज शेयर विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल राइट, नहीं है इनके पास रीपेमेंट करने का। जब कंपनी बंद होगी तब इनको दिया जाएगा, उससे पहले एज सच कोई प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करनी। बहुत अच्छी बात हो गई है कि इतनी टेंशन नहीं होती इक्विटी की, इसीलिए काइंड ऑफ ऑनर फंड भी कहला गया, क्योंकि जहाँ पे टेंशन कम है, जहाँ पे बोरो का इतना ज़्यादा बोझ नहीं है आपके दिमाग पे, ठीक है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। वाई? बिकॉज दे हैव अ पावर टू वोट, दे हैव अ पावर टू गिव अ सजेशंस, डिसीजंस, दे विल टेक द डिसीजंस ऑल्सो। तो भाई एक ऑनर है ना जो डिसीजन या सजेशन की बात करेगा, इक्विटी भी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऑनर ही है। सो दस द कैपिटल रेज बाय द इश्यू ऑफ शेयर इज नोन एज ऑनरशिप कैपिटल और ऑनर्स फंड, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इक्विटी शेयर हो गया जो हम पैसा इकट्ठा करने वाले हैं। इसके फायदे क्या हैं बेटे? देखो अपने दिमाग को ना एक जगह पे मतलब टिकाओ कि 2 तरीके के फायदे हैं। कुछ फायदे इक्विटी शेयर होल्डर को होंगे और कुछ फायदे कंपनी को होंगे। मान के चलने एक बंदा ए कंपनी है और बी शेयर होल्डर है। अब कुछ फायदे ए को होंगे, कंपनी को होंगे, कुछ फायदे इक्विटी शेयर होल्डर को होंगे। उनको पढ़ लेते हैं हम एक एक करके। और वेरी फर्स्ट वन इज आइडल फॉर द एडवेंचरियस इन्वेस्टर, मतलब जो तो बंदे थोड़ा रिस्क कवर अप, मतलब उनको शौक है, थोड़ा रिस्क में जाने का शौक है, उनके लिए तो इक्विटी अच्छा है। क्योंकि हो सकता है ना आपने जिस कंपनी के शेयर खरीद लिए वो डूब जाए, वक्त का कुछ नहीं पता, इंसान बदल जाता है, ये तो कंपनी है डूब सकती है, ठीक है। तो वक्त का कुछ नहीं पता, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। अल्टीमेटली वी आर सेइंग कि जिसको रिस्क लेने का शौक है वो इक्विटी में जाएगा। नो ऑब्लिगेशन एज टू बी डिविडेंड, माने कोई ऐसे मतलब ये कंपनी की तरफ से होगा बेटा अब कि कंपनी के लिए कैसे बेनिफिट है, डिविडेंड देना है नहीं देना है कंपल्सरी नहीं है। तुम प्रॉफिट में हो तो दे दो, तुम लॉस में हो तो मत दो। तो देखो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। अनदर सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी कंपनी का हो गया। कंपनी के लिए लंबे वक्त तक लगातार पैसा आएगा, चल रहा है, अच्छी बात है। प्रोवाइड क्रेडिट स्टैंडिंग, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। अभी देखो क्रेडिट वर्दीनेस कैसे, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर है, सामने वाले की निगाह में आपकी एक रेपुटेशन बनी है, आपको कभी मार्केट से लोन चाहिए है, कोई अमाउंट चाहिए तो इजीली आपको मिल जाएगी, आपकी एक रेपुटेशन बनी होगी, तो वो सर्कल चल जाएगा आपका। कंपनी के लिए फिर से फायदा हो गया। नो चार्ज ऑन एसेट, ये भी कंपनी के लिए हो गया भैया कि भाई जो इक्विटी शेयर होल्डर है, चाहे वो ऑनर है, चाहे हम कह रहे हैं कि वो ऑनर है, पर उनका हमारे एसेट पे कोई हक नहीं है, ठीक है, उनका कोई एसेट पे हक नहीं है। ये बात अच्छी हो गई क्योंकि ऑनर का तो हक होता है, मेरे इंस्टीट्यूट पे हक है, लेकिन कोई इक्विटी शेयर होल्डर है उसका मेरे एसेट्स पे कोई हक नहीं है। सो इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। एज अ रिजल्ट एसेट कैन बी फ्रीली मॉर्टगेज फॉर द पर्पज ऑफ बोरोइंग। आप कभी बोरो करना चाहते हो, किसी एसेट को कहीं रखना चाहते हो, गिरवी रखना चाहते हो, रख दो। कोई ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर से डरने की बात नहीं है कि भाई उनको पूछें, उनको करें, एज नहीं, उनका कोई ऐसा हक नहीं होता। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सारे पॉइंट आ गए। देन वी हैव अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट, ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आ गया। सबसे पहले वाला इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, लास्ट वाला भी, बीच के सारे कंपनी ले गई। तो लास्ट वाला भी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब माने सबको हक है वोट देने का,
सारे इक्विटी शेयर होल्डर वाले बोल सकते हैं, अपना एक सजेशन दे सकते हैं। ये नहीं कि वो चुपचाप एक शेयर खरीद लिए बस बैठे रहो जी, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बेटा यहाँ तक की वीडियो आपको समझ आई है, आपको समझ आ गया है कंसेप्ट कि हमारे पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑनर्स फंड, बोरिंग फंड। नाउ द इक्विटी ऑनर है पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि एसेट पे हक नहीं है उनका। ठीक है, कंपनी के लिए बहुत फायदे वाली बात है। वी हैव सम लिमिटेशन, जहाँ पे अच्छी बात है वहाँ बुरी भी है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ सिक्का आपको अच्छा दिखाई देता है तो वहाँ से बुरा भी होता है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट वन इज द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। भैया ये इक्विटी वालों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी थोड़ा सा नुकसान वाली बात तो है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आपको जो आपने मतलब अपने रिस्क उठा लिया, कल को रिटर्न आए ही आए। कंपनी डूब गई, कंपनी उतना चल नहीं रही, सर्कमस्टांसिस खराब हो गए, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं रही कि कंपनी वही फायदे में हो जो पहले थी, तो रिस्क कवर है, रिस्क तो होता है। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बड़ा महंगा होता है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जर्नली मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू द अदर सोर्सेज। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कंपनी को थोड़ा महंगा पड़ता है इक्विटी शेयर्स। आप +2 में जाओगे ना, तब आपको इक्विटी शेयर्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा प्रैक्टिकल अकाउंट्स में। यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझ लो, वहाँ थोड़ा और इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपको चैप्टर क्या कहता है, यहाँ पे क्या कंसेप्ट कह रहे हैं कि थोड़ा ना महंगा पड़ता है, आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, प्रचार करने हैं थोड़ा, और फिर कॉस्ट तो लगेगी उनके ऊपर, फिर उनके ड्राफ्ट आएंगे, सो मच ऑफ प्रोसेस इन देम, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। डिल्यूशन ऑफ द कंट्रोल, additional issue of equity share dilute the control and earning of existing equity shareholder. Legal formalities, a company has to comply with the number of legal formalities. देखो ये बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेंगी ना, एग्रीमेंट वगैरह तो साइन करने पड़ेंगे, तो वो सब इसमें चलेगा। अनदर डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। जैसे कि लॉन्ग टर्म हम पहले ही बात कर चुके हैं, लगातार आएगा। If a company has raised excess equity capital due to the faulty financial planning, मतलब आपने ना प्लान ही ढंग से नहीं किया, एज अ कंपनी आपने प्लान ढंग से नहीं किया, आपको पता ही नहीं यार कितना पैसा चाहिए, आन दो बस जड़ा आ रहा है, ज़्यादा होने से भी तो भर जाएगा भैया। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सामान डालते चले जाएंगे, एक टाइम के बाद वो बैलून ही ले लो, ज़्यादा हवा डाल दोगे तो फट जाएगा। वही कुछ हाल यहाँ पे है, ज़्यादा कैपिटल आने से, ज़्यादा अमाउंटिंग आने से भी कंपनी को रिस्क है। देन द कंपनी में गेट इनटू द स्टेट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। इन सच अ सिचुएशन इक्विटी कैपिटल में रिमेन आइडल एंड अंडर यूटिलाइज्ड। भाई जितना चाहिए उतना हो तो ठीक है, ज़्यादा आने से फिर वो पड़ा रह जाएगा साइड में, वेस्ट। ठीक है, तो वो भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट खड़ी कर देगा। तो वो जो चाहिए ही नहीं उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा, तो ये तो बेवकूफ़ी है कंपनी के लिए ना। आपको चाहिए ही नहीं है इतना, फिर भी आप ले लेके बैठे हो, अगलों को कल को वापस भी तो करना है आपको। तो ये बेटा कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हमारे पास आती हैं। एंड देन वी हैव अ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो इक्विटी और प्रेफरेंस में ना फ़र्क क्या है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म है, ये भी हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन फ़र्क क्या है, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, इनको नहीं है। पहली बात तो इनका नाम ही आपको बता रहा है प्रेफरेंस। भाई इनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी डिविडेंड देते हुए, पहले हम इनको देंगे डिविडेंड, फिर जो बच जाएगा फिर वो इक्विटी को जाएगा टैक्स वगैरह के बाद। पहले प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दी जाएगी। कंपनी डूब रही है, बंद होने वाली है, जहाँ मर्जी से पैसा लाए कंपनी, इनको इनका पैसा वापस देना है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द शेयर्स विच एंजॉय सर्टन प्रियोरिटी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लगातार इनको पैसा आएगा, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इनको मिलेगा। कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। राइट टू रिसीव अ फिक्स्ड अमाउंट डिविडेंड इनको मिलना है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इनको रीपेमेंट वाइंडिंग अप पे टाइम पे हो जाएगी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके क्या मेरिट्स होंगे, क्या फ़ायदे हैं प्रेफरेंस के, तो हमने इक्विटी के तो जान लिए थे। इनको रीजनेबल सेफ्टी रिटर्न्स मिलेंगे। इतना अमाउंट मान के चलो कि 1 लाख के पीछे 10,000 बांध दिया इनका, भाई कंपनी डूबे चले जो मर्जी करे, इनको 10-20 जितना बांधा है वो देना ही देना है। काले चोर से ठग के लेके आओ, पर इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है,
नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, कंपनी के लिए फायदे की बात हो गई कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर बीच में नहीं कूद सकते, डिसीजंस में इनका कोई रोल नहीं है, इनको इनका पैसा दे के नक्की। वी हैव अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, द प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, अनेबल अ कंपनी टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड टू इक्विटी। देखो एक और चीज़ ना, तुम अगर जहाँ हम ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये फ़ायदा है कि रिटर्न आएगा हर महीने, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आने वाला है, कहीं नुकसान भी तो है, कंपनी को फ़ायदा है। मान के चलो कि कंपनी ने सोचा था कि इनको 10,000 देने हैं ना, कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, 10 देना पड़ रहा है, दुखी हो रही कंपनी, भैया इनको देना पड़ रहा है। पर एक टाइम के बाद कंपनी इतने प्रॉफिट्स में जा रही है, इनका फिर भी फिक्स्ड है, 10 ही देना पड़ रहा है, तो कंपनी के लिए होगी फायदे वाली बात कि भैया कंपनी को अपना हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, इनकी एक अमाउंट जो बांध रखी है फिक्स्ड वही देनी है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ जी ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात है कि इनको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, कंपनी डूबे चले जो मर्जी हो इनको मिल जाएगा। नो चार्ज ऑन एसेट, इनका भी एसेट पे कोई हक नहीं होता। वी हैव सम लिमिटेशंस ऑल्सो बेटा। लिमिटेड अपील, preference shareholders are not suitable for adventurous or the bold investor who are willing to take a risk। भाई ये ना इतने ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, मतलब मार्केट में इक्विटी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनको डिसीजंस लेने होते हैं, मतलब कंपनी के ऊपर उनका थोड़ा हक होता है ना कि कंपनी क्या कर रही है कैसे कर रही है उसको देख पाएंगे, प्रेफरेंस शेयर तो देख नहीं पाएंगे, और ये थोड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो ये थोड़ा आपको कम ही दिखाई देते हैं। डिल्यूट क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस कैपिटल डिल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। दोनों मतलब एसेट के ऊपर तो दोनों का हक नहीं है। अनलायबल और द लो रिटर्न, अनरिलायबल मतलब इतना रिटर्न नहीं आएगा ना, इक्विटी शेयर होल्डर तो कंपनी जितना कमाएगी उतना हिस्सेदार प्रॉफिट हिस्सा मिलेगा उनको, इनको तो इनका वही फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, चाहे कंपनी करोड़ों कमाए अरबों कमाए, इनको इनका हिस्सा मिलेगा जो बंध चुका था। नो टैक्स बेनिफिट, टैक्स का बेनिफिट इनको कोई नहीं होगा कि डिडक्शन हो जाएगी भाई एंड में टैक्स में हम बोलेंगे कि लॉस है तो या हमने पैसे लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट फॉर दिस लेक्चर दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी जान लिया, प्रेफरेंस जान लिया, रिटेन्ड साधारण भाषा में समझें यार। अब मान के चलिए कि मैं हूँ कंपनी और आप हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, और आपने मेरे पास पैसे जमा करवाए थे। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू अ डिविडेंड ऑफ ईयर, मैं आपको डिविडेंड देने आई और डिविडेंड देते हुए मैंने आपको अपनी कंपनी का एक नया प्लान सुना दिया। मैंने बोला एक ये आपके डिविडेंड हैं जी, 1 मिनट आप मेरा नया प्लान सुन लें। आपको मैंने अपना एक नया प्लान सुनाया और बोला आप क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? आपने बोला यार प्लान तो अच्छा है कर दो। तो जो डिविडेंड मैं आपको पकड़ाने आ रही थी वही डिविडेंड मैंने वापस अपने बिजनेस में डाल दी और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया, आपके पैसे भी लग गए, बाहर कहीं से नहीं उठाना पड़ा। इसका फायदा क्या है कंपनी को? भाई जो सामने से इक्विटी शेयर होल्डर है वो हमारे साथ सालों साल से जुड़े हैं, कोई नया बंदा नहीं है, कोई रिस्क नहीं आ रहा। कंपनी के लिए फायदे वाली बात हो गई, तुम्हारे लिए भी फायदे वाली बात हो गई, किसी नई कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे, कंपनी अच्छा कमा रही थी, अच्छा रिटर्न दे रही थी, उसमें थोड़ा पैसा और लगा दिया अपना, तो थोड़ा इजी हो गया, कॉस्ट कम पड़ गई, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, वही अर्निंग वापस ले ली है। सो द entire earning of the company are not distributed as a dividend among the shareholders or the holders. Reasonable part of the retained as served as surplus, वही जो पैसा आपने रख लिया ना साइड में, सारा डिविडेंड देना नहीं है यार, उसमें से कुछ पैसा बिजनेस में लगा लेना है, दैट इज अ रिटेन्ड अर्निंग। आप पिक्चर में भी थोड़ा देख पाओगे, कंपनी हिस्सा बांट रही थी, उसमें हिस्से में से एक हिस्सा वापस ले लिया, दैट इज अ रिटेन्ड अर्निंग। Now there are some merits of retained earning are, a very first was dependable source. Retained earning are more dependable than external sources as they do not depend upon the investor preference. देखो ये ना कंपनी पे डिपेंड हो गया ना, कंपनी ले रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर सामने से तो नहीं कर रहे, कंपनी खुद रिटेन कर रही है। मोर फ्रीडम as is retained earning do not dilute the control as it increase the number of shareholders। ऐसा नहीं है क्योंकि पुराने ही शेयर होल्डर्स हैं और वही शेयर होल्डर पैसा लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ ये नहीं आया कि और नए शेयर होल्डर्स आएंगे और उनका कंट्रोल बढ़ेगा। पुराने वाले ही हैं यार, जितना कंट्रोल था उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, उन्हीं का तो पैसा वापस लगा रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट भी कम पड़ रही है, तुमने बात करी थी। सो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स इन द बिजनेस, सामने जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, देखो मेरे जो अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बच्चे होते हैं वो मुझे जानते हैं, मेरा नेचर जानते हैं, ठीक है,
या तो वो फैमिलियर होते हैं ना हमारे साथ कि हम कैसे पढ़ाते हैं या कैसा इन्वायरमेंट है, कोई नया है थोड़ा उसे ढलना मुश्किल हो जाता है। पुराने वाला बंदा तो ऑलरेडी जानता ही है, उसके लिए नए माहौल में क्या जाना, उसके तो वही पुराना माहौल ही है, तो कोई शौक नहीं हो रहा कि बिजनेस कैसे चलता है, अप एंड डाउन आते हैं। दे नो डैट दे आर फ्रॉम द लॉन्ग ड्यूरेशन विद देम। एनहांस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, सो रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज द स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, क्रेडिबिलिटी। भैया आपकी इतनी बड़ी दबदबा होगा ना, जो मतलब इतनी आपकी बनी हुई है अपने शेयर होल्डर्स में कि उन्हीं का पैसा फिर लगा रहे हो, अगले मना नहीं कर रहे, अगले फिर लगा रहे हैं, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होगा, आप उनको लगातार कई सालों से डिविडेंड दे रहे होगे, तभी तो वो एकदम मतलब फ्रेश माइंडेड कह लो या आपके साथ पैसा लगाने को तैयार है ना। तो फिर आपकी मार्केट में बुक्कत बढ़ जाएगी, गुडविल बढ़ जाएगी, अगले बोलेंगे कि इनके जो शेयर होल्डर्स हैं और पैसा लगा रहे हैं इनके साथ, मतलब अच्छा जा रही है कंपनी उनके साथ भी, कोई धोखाधड़ी नहीं है, उनको उनका पैसा टाइम से दे रही है, तभी तो वो और पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो मार्केट में भी आपकी पहचान और बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, नाउ अ कंपनी विद द एक्यूरेट सरप्लस कैन पे द स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड। और पैसा कमा रहे हो, पहले भी स्टेबल दे रहे थे, अब और स्टेबलाइज उनको पैसा दोगे, जिनसे आप उनका पैसा दोबारा लगवा रहे हो, ऑब्वियसली उनको तो आप और अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे ना, कि अगलों को आप फिर से उनका डबल पैसा अपनी कंपनी में लगा रहे हैं, दोबारा से पैसा लगा रहे हैं अपने पास। सो दीज आर द सम बेनिफिटेड। Another we have a limitations of them, dissatisfaction among shareholder may be dissatisfied with the company as retention of the profit। हो सकता है उसने ऊपर ऊपर से कह दिया हो लगा लो, अंदर से कुछ संबंध ना हो, अगला डिससेटिस्फाइड हो कि मैं तो लगाना चाहता नहीं था, कंपनी ने एक और स्कीम निकाल दी, जबरन ही हो गया मेरे साथ। तो मे बी इन सम केसेस अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज अ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। कल को पैसा आएगा नहीं आएगा, अभी तो चल रहा था बिजनेस, अभी बंद हो गया, दूसरी बार लगाने पे खत्म हो गया, हो जाता है यार। ये सब एक लॉटरी वाला सिस्टम ही हो गया लाइफ में, आपने पहली लॉटरी दी लग गई, एक और ले ली, लगी ही नहीं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, अनसर्टेन है ना, कुछ भी हो सकता है। इग्नोर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, retained earning involves the opportunity cost which the shareholder would have and earned if the profit were not kept as a reserve, so however management does not consider this cost। मतलब ठीक है, उन्होंने ये पैसा कहीं और लगाना था, उन्होंने यहाँ लगा दिया, उनको वहाँ पे कितनी कॉस्ट पड़ रही थी। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पहले बताती हूँ, क्या पता कुछ बच्चों को ना भी पता हो बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि मान के चलें कि आपने बिजनेस ए में पैसा लगाना था, लेकिन सडनली आपने बिजनेस ए में नहीं लगाया, बी में लगा दिया, आपको कुछ प्रॉफिट हुए पर इतने नहीं। अब आपने बैठे बैठे सोचा यार अगर मैं काश बिजनेस ए में लगा देता तो ऐसा हो जाता, इतना प्रॉफिट मैं कमा पाता। तो वो जो आपकी सोच है ना, जो आपको वो जो इनकम होने वाली थी वही आपको कॉस्ट दिखाई देगी अपने लिए, अपॉर्चुनिटी। इक्विटी शेयर होल्डर के साथ भी हो सकता है, या शेयर होल्डर के साथ भी हो सकता है। अगर उन्होंने पैसा लगा दिया कहने पे पॉलिसी में, लेकिन अब उनको लग रहा है यार मैं यहाँ लगाने की बजाय अगर कहीं और लगाता तो मुझे ज़्यादा मुनाफा होता, तो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाई दे रही है, कंपनी को नहीं दिखाई देती, ये तो जो लगा रहा है उसी के लिए। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, ये हमने पढ़ा था कि हो सकता है ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए। तो हो सकता है आप लालची हो गई कंपनी और पैसा जो दे रहे हो वो भी वापस लगा लूँ, ओवर कैपिटलाइजेशन करके बैठ जाए, प्लानिंग ढंग से करी नहीं है, बस पैसा देने की बजाय और डालना चाह रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमने कुछ सोर्सेज पढ़े, आई होप कि आपको सोर्सेज समझ आए हो। आपको कुछ भी नहीं समझ आता या कुछ भी ऐसा टॉपिक है जिसे आप दोबारा समझना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि और एक्सटेंडेबल समझाया जाए, तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, तो हम उसे भी समझाएंगे, उसे भी आगे कवर अप करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आई हो लेक्चर। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो इसको पढ़ें। आजकल तो पीक टाइम है पढ़ने का।